हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन पेपर पीजीटी फिजिक्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था जो कि 29 जून 2021 को हुआ था। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में हम 9 डिसिप्लिन, मतलब जो फिजिक्स का पोर्शन होता है उसमें टोटल 9 डिसिप्लिन होते हैं और हर डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो हम टोटल 180 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन हर एक क्योंकि 180 क्वेश्चन एक वीडियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम हर एक वीडियो में एक ही डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे। तो देर विल बी टोटल 9 पार्ट्स फॉर दिस डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स फीमेल सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिसिप्लिन, क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज सेक्शन 1। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन व्हाट। देखो पहले मैं आपको समझा दूं एक्शन रिएक्शन होता क्या है। सपोज कीजिए कि कोई टेबल पर बुक रखी हुई है। अब इस पर जब ये बुक रखी हुई है तो इसके वेट की वजह से बुक पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी जो कि इसका वेट होगा। और ये जो टेबल होगी, ये टेबल इस बुक पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो वेट है वो तो एक तरह का एक्शन हो गया, ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हो गया एक्शन का रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? बुक कर रही है। किस पर? टेबल पर। और रिएक्शन किस पर हो रही है? रिएक्शन हो रही है बुक पर। किसके द्वारा? टेबल के द्वारा। तो हमेशा जो एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और ये हमेशा डिफरेंट बॉडी पर लगेंगे, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन of a bus if a mass of 3 kg lying on a floor of bus which will remain stationary और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.15। देखो अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में फॉर्मूला होता है F = μr। सपोज कीजिए कि ये बस का सरफेस है और यहाँ पर कोई एक मास रखा हुआ है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है 3 किलोग्राम। तो इस पर जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी जो कि mg के इक्वल होगी। इस mg को कौन बैलेंस करता है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर मान लीजिए बस सडनली जाती है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर पूछा है कि बस का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर रख रहा है, इधर उधर ना जाए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स बस में लग रही है वो बराबर किसकी होगी? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और अगर हमने फ्रिक्शन पॉइंट फाइंड कर ली तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर पाएंगे। कैसे? आपको पता होगा फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो गया? जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको मैं लिख सकता हूँ मास इनटू में एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू इनटू में आर। तो हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हो जाएगा म्यू आर अपॉन में एम। और म्यू आर कितना होता है? आर होता है mg। तो m से m कैंसिल होगा, ये कितना आ जाए? म्यू इंटू में g। और देखो एक्सेल म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.15। जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन होना चाहिए 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 3। जो बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है उसी फ्रिक्शन फोर्स को मैंने मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल रख लिया है। नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का कितना होगा। देखो कोई भी एनर्जी, चाहे काइनेटिक या पोटेंशियल या टोटल एनर्जी हो, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होगा। मैं बता देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, या अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh होता है। आप किसी से भी निकाल सकते हैं। इससे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mgh। m मतलब किलोग्राम, यानी कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m। एक्सीलरेशन g, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन का होता है LT-2। हाइट मतलब लेंथ का। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ml² T-2 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ml² T-2। नेक्स्ट है इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है। देखो इम्पल्स, पहले मैं आपको बताता हूँ इम्पल्स क्या होता है। जैसे फोर्स इक्वल टू आपको पता होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू में डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा पी को हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स तो इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जहां पर फोर्स तो बहुत ज़्यादा लगे लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए लगे, मतलब फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम हो। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने सडनली एक बॉल को दीवार पर फेंका, तो दीवार बहुत कम समय के लिए इस पर
बॉल पर फोर्स लगाएगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस पर इम्पल्सिव फोर्स लग रही होगी। या जब कोई किसी को किक करता है या थप्पड़ मारता है तो उस समय भी इम्पल्सिव फोर्स लगती है, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन कम समय के लिए लग रही है। जो बॉक्सर होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले को इस तरह से हिट करें कि जब वो हिट हो रहा है तो उसका टच टाइम, मतलब टचिंग टाइम तो बहुत कम हो और बहुत तेजी से लगेगा। जितना कम टाइम होगा उतना तेजी से आप उसको हिट कर पाओगे अपने अपोनेंट को। तो इम्पल्सिव फोर्स मतलब लार्ज फोर्स बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये कुछ नहीं है, इस तरह की इक्वेशन तो आपने पढ़ी होगी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप इसको निकाल सकते हैं। एक्स नोट यहाँ पर एक्चुअली डिस्टेंस होता है, यू स्पीड टी टाइम, ए एक्सेलरेशन टी टाइम। तो आप इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड की क्वांटिटी के हमेशा बराबर होता है। तो अगर आपको इसका बताना है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है तो किसी भी एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। देखो एक्स नोट यहाँ पर डिस्टेंस होता है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा एल। लेकिन जब हम प्योरली मतलब डायमेंशन फॉर्मूला तरीके से लिखते हैं तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए क्या, एम एल टी, लेकिन एम पर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर 0। तो ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट है इफ ड्यूरिंग अ कोलिजन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड। देखो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, दोनों में कोलिजन हुआ और दोनों मान लीजिए बाद में आफ्टर कोलिजन इस तरह से जा रहे हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटी एक ही लाइन के अलोंग है जैसे पहले थी। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हेड ऑन कोलिजन। नेक्स्ट है ग्रेविटी क्या है। तो ग्रेविटी आपको बचपन से पढ़ते हैं क्लास 6 से। ग्रेविटी एक तरह की फोर्स होती है पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पर सब में देख लो कौन सा एग्जाम्पल होगा, काइनेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहली बात तो जो ग्रेविटी वो एक तरह की फोर्स है। और कौन सी फोर्स है, देखो जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव होती है नेचर में। तो हमारा सही आंसर होगा कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वो फोर्स जिसमें वर्क डन अगर आप कर रहे हो तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। एग्जांपल हो गया ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ग्राउंड पर और आप इसको किसी h हाइट ऊपर ला रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी mgh, जब आप इसको h हाइट ऊपर ले गए। अब इस ऑब्जेक्ट को ले जाने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप सीधा ले जाओ, या पहले आप इधर ले गए फिर इधर ले गए फिर यहाँ पर ऐसे ले जाओ, ठीक है, या इस तरह से ले जाओ। देखो अगर आपकी हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, यानी कि जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पर हुआ है वो सेम होगा। वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है नेचर में। और एक और चीज, जब भी फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो आप फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में इस तरह से रिलेशन लिख सकते हैं, F इक्वल टू होता है माइनस के du अपॉन dr, यानी कि फोर्स होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसमें हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है कब, अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। नेक्स्ट है जब स्प्रिंग को कठोर कहा जाता है तब स्प्रिंग स्थिरांक का मान क्या होता है। देखो पहले में स्प्रिंग स्थिरांक किसको कहते हैं, के, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट। कठोर यहाँ पर हार्ड। अब मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं F और लेट से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, पर मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। तो K क्या होगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो अब अगर कोई स्प्रिंग कठोर है
तो आप उस पर F फोर्स लगा रहे हो तो वो उसमें स्ट्रेच नहीं होगा, मतलब बहुत इजीली स्ट्रेच नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कठोर स्प्रिंग, हार्ड स्प्रिंग वो स्प्रिंग होगी जिसमें फोर्स लगाने पर x की वैल्यू बहुत कम हो, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास दो स्प्रिंग है, एक ये और एक ये, ठीक है, आपने दोनों पर सेम फोर्स लगाई, लेकिन इसमें स्ट्रेच लेट से x है और इसमें स्ट्रेच मान लीजिए y है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि y का मतलब सेकंड स्प्रिंग में y ग्रेटर है x के, तो हम सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो, जिसको आप इजीली स्ट्रेच कर पा रहे हैं, यानी कि जिसमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कहलाएगी सॉफ्ट स्प्रिंग। और जिसमें फोर्स लगाने पर उतनी फोर्स अब हम लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो स्प्रिंग क्या कहलाएगी? हार्ड स्प्रिंग। कहने का मतलब ये है कि कठोर स्प्रिंग वो स्प्रिंग होगी जिसमें सेम फोर्स लगाने पर एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम हो। अब देखो, के यहाँ पर अगर फोर्स सेम है तो के किस पर डिपेंड करेगा? इनवर्सली डिस्प्लेसमेंट पर, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट पर। तो कठोर स्प्रिंग में, हार्ड स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कम है तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, के की वैल्यू हाई होगी या उच्च होगी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा कि जब स्प्रिंग कठोर कहा जाता है तब स्प्रिंग स्थिरांक का मान उच्च होगा या हाई होगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल एमिटेड इन। न्यूट्रिनो किस रिएक्शन में निकलता है? ओके, तो न्यूट्रिनो देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, डेल्टा डी के, अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के। अगर हम अल्फा डी के की बात करें तो अल्फा डी के में एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जैसे ये अल्फा डी के है तो इसमें अल्फा पार्टिकल निकलेगा और कुछ एनर्जी निकलेगी। ठीक है, उसके बाद है गामा डी के। अगर मैं लूँ तो गामा डी के में कुछ पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, लेकिन बीटा डी के में अगर आप देखो, चाहे बीटा पॉजिटिव डी के हो या बीटा नेगेटिव डी के हो, तो बीटा पॉजिटिव डी के में न्यूट्रिनो निकलता है। और ये क्वेश्चन पूछा है कि न्यूट्रिनो किस में निकलता है, तो न्यूट्रिनो निकलता है किसमें? बीटा डी के में। तो ये तो हो गया आंसर आप कैसे करेंगे, बट बाकी चीज़ें समझ लेते हैं। अगर बीटा पॉजिटिव डी के हो रहा है तो जो नया डॉटर एलिमेंट मिलेगा आपको, उसका एटॉमिक मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा। उसके साथ निकलेगा एक पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ एक निकलेगा न्यूट्रिनो। अगर बीटा नेगेटिव डी के है तो ऐसे में जो टोटल न्यूक्लियाई होगा उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। और अल्फा डी के में 2He4 निकल रहा है, तो जो डोटर न्यूक्लियाई होगा उसका एटॉमिक मास नंबर तो 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। जबकि गामा डी के में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे निकल रही है, तो जो डोटर न्यूक्लियाई होगा उसका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों पेरेंट न्यूक्लियाई के सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बीटा डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी v नोट। हम किसी पार्टिकल को लॉन्च कर रहे हैं इनिशियल एंगल थीटा नोट दे करके विद दी हॉरिजॉन्टल, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नोट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g, यानी कि टाइम साइन थीटा पर डिपेंड करेगा और स्पीड पर डायरेक्टली। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें देखो, सही आंसर तो ऑप्शन 4 ही होगा, क्योंकि 2 आ रहा है, स्पीड आ रहा है और साइन थीटा और अपॉन में जी। बाकी भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछ लिया जाए या रेंज का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या होगा। तो देखो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन अर्ज एंड इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। देखो, आपको ये तो पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और एक अर्ज में होता है 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को जानते हो तो आप इसका रेशो निकाल के आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। आपको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि एक अर्ज में 0.625 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं होता तो आप इससे निकाल सकते हैं। एक अर्ज में 10⁻⁻7 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 EV, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अर्ज अपॉन में 1 EV इक्वल टू कितना हो जाए? 10⁻7 अपॉन में 1.6 10⁻19। ठीक है, 1 को जब आप 1.6 से डिवाइड करोगे तो आएगा
0.625, ठीक है। और 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा 12। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये एक्चुअली ए वी इधर आएगा फिर, तो 1 EV इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.625 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला मास का क्या होगा। देखो अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला मास चाहिए तो उसमें सिर्फ मास ही होगा, L 0 होगा और टाइम भी 0 होगा। तो हमारा सही आंसर होगा M1 L 0 T 0, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर टू सिचुएशन व्हेन द पार्टिकल इज। देखो दो तरह के इक्विलिब्रियम पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर जितनी भी फोर्स लग रही है, अगर उन सब फोर्सेस का सम 0 है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और रोटेशन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर काफ़ी सारी डिफरेंट टॉर्क लग रही है, लेकिन नेट टॉर्क सभी का मिलाकर के 0 आ रहा है, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पर पूछा है सिर्फ इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ये तो नहीं पूछा कि ट्रांसलेशन क्या है या रोटेशन क्या है। तो इसमें ये दोनों ही चीज आ जाएंगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट। जो न्यूक्लियस रहता है उसमें से क्या निकलता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव डीके बताया था। तो अगर मैं बीटा नेगेटिव डीके की बात करूं तो उसमें कोई भी मान लीजिए पेरेंट न्यूक्लियस जेडेक्स है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ कौन निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। और जो डॉटर न्यूक्लियाई होगी मान लेते हैं वाई है, तो इसमें एटॉमिक मास नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बीटा डीके में क्या निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ कौन होगा एंटी न्यूट्रिनो। तो देखो बीटा रिएक्शन से रिलेटेड ही अभी तक 2 क्वेश्चन पूछ लें सेक्शन 1 में। नेक्स्ट है कि अगर आपको 0.0001 मीटर लेंथ मेजर करनी है तो आप इनमें से कौन सा अपरेटस को यूज़ करोगे। तो देखो हम वो अपरेटस यूज़ करेंगे जिसका लिस्ट काउंट कम से कम इतना होता हो। तो मीटर स्केल का अगर लिस्ट काउंट देखा जाए तो वो रहता है 1 मिलीमीटर, ठीक है, या फिर 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें वो ऑब्जेक्ट मेजर करना है जिसकी लेंथ कितनी है 10⁻⁻4 मीटर। तो देखो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। स्क्रू गोज का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। वर्नर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। और स्फेरोमीटर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के काम आता है, लिस्ट काउंट होता है इसका 0.01 मिलीमीटर। अभी जो हमें लेंथ दी है वो है 0.001 मीटर। अगर मैं इसको मिलीमीटर में चेंज करूँ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आ जाए 10⁻⁻1 या फिर 0.1 मिलीमीटर। तो हमें 0.1 मिलीमीटर लेंथ को मेजर करना है, तो जो लिस्ट काउंट होना चाहिए वो भी तो इस ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके लिए आप देखो लिस्ट काउंट किसके ऑर्डर में है वर्नर कैलिपर में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्नर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार इज मूविंग विद द स्पीड। हमारे पास कोई कार है जिसकी स्पीड हमें दी हुई है ऑन अ स्मूथ रोड एंड इट्स मास इज 10 क्विंटल। देखो 10 क्विंटल का मतलब कि इसको आप 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, यानी कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। तो हमारे पास टोटल जो मास हो गया वो कितना हो गया 10⁻³ किलोग्राम। इट कोलाइड विद द वॉल एंड द वॉल इज माउंटेड विद a spring of spring constant 6.25 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो हो क्या रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक वॉल है और इस वॉल को स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है कहीं से। अब यहाँ से कोई कार आ रही है फुल स्पीड से और कार की इनिशियल स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये कार आ रही है तो इससे टकराएगी। अब ये स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी टकराने के बाद आपको ये पता करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कैसे स्प्रिंग कंप्रेस हुई होगी। स्प्रिंग कंप्रेस इसलिए हुई क्योंकि ये यहाँ से कोलाइजन हुआ है। अब स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी, जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो इसमें एक एनर्जी आएगी, कौन सी, इसकी जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ यानी कि जब आप स्प्रिंग को दबाओगे या कंप्रेस करोगे तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो आप उसको कंप्रेस करोगे। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी कार की, जो काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि वो मूव कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं आइडियली कि जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी कार की वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, कार की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग का ½ के x²। तो
आप ये देखो, मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, के भी पता है, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल पाएंगे कि वो कितना कंप्रेस हुई है। पहले तो 2 से 2 हटा दो, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर। हमें एक्स चाहिए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एम अपॉन में के इंटू में वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट एम अपॉन में के इंटू में वी। ठीक है, अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एम की वैल्यू कितनी है, 10 क्विंटल, यानी कि 10 की पावर 3 किलोग्राम, ऐसा यूनिट में रखना है सब कुछ। के की वैल्यू कितनी है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 5। अब देखो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल। अब आपको ये तो पता ही होगा, जैसे 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ पर 6.25 रूट में, मतलब हमारे पास ये बचा हुआ है 5 अपॉन में रूट में 6.25, तो ये कितना आ जाएगा, अपॉन में 2.5, और ये कितना आ जाएगा 2। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा, 2 मीटर। 2 मीटर। तो हमने क्या करा, टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है कार की, वो टोटली कन्वर्ट हो चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में, इसलिए हम दोनों को, इन दोनों ने, मतलब हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया है। नेक्स्ट है प्लेन एंगल, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखो प्लेन एंगल क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई आर्क है, और इस आर्क में जो रेडियस है वो आर है, और यहाँ पर थीटा है, एंगल थीटा, और ये आर्क लेट से पी क्यू है कोई आर्क। तो आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो प्लेन एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्लेन एंगल किसका रेशियो होता है, तो हम कह सकते हैं आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क ऑफ लेंथ हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है, रेडियस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आर्क, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल या दैट आर्क। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सभी के सभी क्लास 11th के चैप्टर 1, 2 और 3 से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है, द एरर विद विच इज एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज। देखो रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कितना रिजोल्व करके आपको दिखा पा रहा है, कितना एक्यूरेटली आप मेजर कर पा रहे हो। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय, वोल्टेज ये है और करंट है I इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर। तो मैं रेजिस्टेंस आर में परसेंटेज एरर निकालनी है। देखो परसेंटेज एरर आप इस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन में आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में वी प्लस डेल्टा आई अपॉन में आई। एक्चुअली वी आई आर में रिलेशन होता है वी इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी अपॉन में करंट आई। वोल्टेज कितनी है, 100 अपॉन ये भी 100 है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए हम जो भी आएगा डेल्टा आर अपॉन आर, उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा आर की हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो डेल्टा आर अपॉन आर हमें निकालना है, तो होगा डेल्टा वी कितना है 9 अपॉन वी कितना है 100 प्लस डेल्टा आई कितना है 0.5 अपॉन में ये है 100। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो आगे 9, इसकी 100 से 100 कैंसिल, प्लस 0.5 100 से 100 कैंसिल। अगर मैं यहाँ पर 0.5 एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब जो दिया है ले रहा हूँ, तो आंसर आएगा 9.5, लेकिन 9.5 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ 0.5 की जगह पर सिर्फ 5 होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं निकालूँ, जैसे वोल्टेज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 9 और करंट इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, तो अभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 1 ओम ही आएगी, लेकिन डेल्टा आर अपॉन आर कितना आएगा, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन में आई इंटू में 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेल्टा वी की वैल्यू अब के अकॉर्डिंग 9, वी की वैल्यू 100 प्लस, अब मैं डेल्टा आई कितना ज्यूम कर रहा हूँ 5.5 नहीं 5 ले रहा हूँ मैं, तो 5 अपॉन में आई की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो अभी ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो ये आ गया 14। तो 14% अब आया है डेल्टा आर अपॉन आर, कब, जब मैंने 5 एम्पियर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये 0.5 क्वेश्चन में नहीं रहा होगा, कुछ प्रिंटेड एरर रही होगी, तो हमारा सही आंसर होगा ये। लेकिन मेथड मैंने आपको बिल्कुल सही बताया, इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ऑफ मास 9.8 ग्राम इज
0.01 ग्राम। द रिलेटिव एरर कितनी होगी? 9.89 ग्राम में। देखो अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना तो एरर कितनी हुई है, वो हुई 0.01 और उसको डिवाइड कर दीजिए आप 9.89 से, ठीक है। और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.10, यानी कि हम इसको 0.1% भी बोल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो केवीएस एग्जाम के हो, एनवीएस के हो या डीएसएसबी के हो। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी।